नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। भारत अमेरिका बिजनेस काउंसिल की स्थापना के 45 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करते हुए निवेशकों को भारत में निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने स्वास्थ्य, रक्षा और ऊर्जा समेत दूसरे क्षेत्रों में निवेश के लिए अवसर भी बताए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अवसरों की भूमि के तौर पर उभर रहा है। स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र पर निवेशकों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आपको स्वास्थ्य सेवा में निवेश के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि भारत में हेल्थ केयर सेक्टर हर साल 22% की रफ्तार से बढ़ रहा है। साथ ही रक्षा और अंतरिक्ष में निवेश के लिए भी यहाँ पर मौके हैं, जहाँ पर रक्षा क्षेत्र में FDI कैप को 74% तक बढ़ाया जा रहा है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था में विकसित हो रहा है। तो आज समझेंगे भारत अमेरिका बिजनेस काउंसिल के 45 साल के सफर के बाद आज की स्थिति को, एक दूसरे की जरूरतों को और आर्थिक तौर पर रिश्तों को। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जो इस कार्यक्रम में समझाएंगे इस पूरे मसले को। मीरा शंकर जी हैं, पूर्व राजदूत। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ शक्ति सिन्हा सर हैं, सामरिक एक्सपर्ट। सर स्वागत है। और आनंद सिंह जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में मीरा मैम आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम देखते हैं इस 45 साल के सफरनामे को, और उसमें कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज जहां पर हम खड़े हुए हैं, खासतौर पर भारत और अमेरिका व्यापारिक तौर पर, कैसे आप देखती हैं और ये किस स्तर पर जाकर आज पहुंचा है? भारत और अमेरिका के जो व्यापार और निवेश को लेके संबंध हैं वो और मजबूत होते जा रहे हैं। अमेरिका हमारा सबसे पहला पार्टनर है दोनों में, मतलब खास तौर से व्यापार में। और अगर हम देखें तो इंडिया इतना एक्सपोर्ट नहीं करता, पर अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, और वहाँ जो व्यापार है वो हमारे फायदे में है। वरना कि आप चीन को देखें तो जो व्यापार है वो बिल्कुल चीन के फायदे में है और भारत को काफ़ी घाटा है उसमें। तो इसको लेके अमेरिका का महत्व भारत के लिए और भी हो जाता है। एक चीज़ और है, जो भी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज इंडिया में लगी हैं, जैसे कि IT सर्विसेज, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब अमेरिका के साथ साथ लगी हैं। शुरू में अगर आप देखें तो IT सर्विसेज इंडिया में बिल्कुल कम थी, और सारी हमारी जो इंडस्ट्री थी वो अमेरिका के एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर थी। अभी भी 70% से ज़्यादा हमारे जो IT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका को जाते हैं। तो ये चीज़ लेके अमेरिका का महत्व और हो जाता है। अब नए कुछ दिनों से सुरक्षा के क्षेत्र में भी अमेरिका से खरीदारी हो रही है, जो पहले बिल्कुल नहीं होती थी। अमेरिका ने खुद रोक लगा रखे थे और भारत भी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अमेरिका ने रोक लगा रखे थे टेक्नोलॉजी पे, लाइसेंसिंग पे, और जब भी कुछ लड़ाई होती थी तो दबाव में वो बंद कर देते थे। तो अब जो है विश्वास दोनों देशों के बीच में बढ़ा है ज़रूर, और ये भारत ने भी अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो खोली है। इन दोनों चीज़ों को लेके अब वो जो व्यापार और निवेश है काफ़ी आगे बढ़ा है, और अमेरिका हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है। निवेश अमेरिका का भारत में जो है, खास तौर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इतना नहीं है जितना हो सकता है। खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग में कम है, सर्विसेज में हुआ है ज़रूर। गूगल, अमेज़न, फेसबुक, इन सब का निवेश भारत में हुआ है, क्योंकि चीन उनके लिए बंद है।
तो भारत उनके लिए सबसे बड़ी नई मार्केट एक बन सकती है। पर मैन्युफैक्चरिंग में जिस ढंग से हम सोच रहे थे कि अमेरिका आगे आएगा, उतना नहीं आया है। तो हमें भी कुछ करना है कि जो व्यापार हम करते हैं या जो इंडस्ट्री हम लगाते हैं वो काफ़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि ऊर्जा, ज़मीन और फाइनेंस सब यहाँ महंगे हैं। तो उनका कॉस्ट भी हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। पर ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सामरिक तौर से दोनों देश के बीच में, दोनों देशों के आगे जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है चीन, और इंडो पैसिफिक में उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। तो इसको लेके ये मौका एक अच्छा है कि आर्थिक तौर से भी रिश्ते आगे बढ़ाए जाएं। ओके, आनंद सर, जी, जो अब तक की पोजीशनिंग रही है, और मैं अगर 45 साल के व्यापारिक रिश्तों में देखूं तो शायद सबसे मजबूत दौर ये नजर आ रहा है। ऐसे में अब जब भारत की सरकार ने कई ऐसे सेक्टर जो अब तक प्रतिबंधित थे विदेशी निवेश को लेकर, वहां पर अपने दरवाजे खोले हैं, कैपिंग को 50 और 74% तक किया गया है, कैसे आप देखते हैं अमेरिकी निवेश को, और उस हालात में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी कंपनियां या चीनी निवेश एक तरीके से रिजेक्ट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड? जी। तो कविंद्र साहब, भारत और अमेरिका बिल्कुल नेचुरल एलाइज हैं, वो बिल्कुल स्वाभाविक मित्र जिसे हम कहते हैं। ये दोनों देश बिल्कुल नेचुरल एलाइज हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज हैं, दोनों बिग मार्केट्स हैं, एंड दोनों के जो विश्व स्तरीय पे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं वो भी काफ़ी मिलती जुलती हैं। एंड जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा और हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहा कि ये साझेदारी अब बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रही है। थोड़ी बहुत अड़चने, थोड़ी बहुत तो हर रिश्ते में होता है, बट आज के जो सिनेरियो में, आज के जो समावेश है, उसमें दोनों ही देश बिल्कुल अग्रसर हैं अपने पाथ ऑफ पार्टनरशिप में। एंड जहां तक आपने कहा इंडिया की जो अभी नीति रही है, हमने खोले हैं अपने विदेशी निवेश के लिए डिफेंस और एरोस्पेस एंड अदर नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स ऑल्सो। इसमें अमेरिका के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ के जो पूंजीपति हैं, इसमें बहुत ही अच्छे से आके हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। बोथ हम अमेरिका और इंडिया दोनों ही नॉलेज इकोनॉमी है। दैट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट चीज हम दोनों के बीच में, और हम दोनों इस पे साझेदारी कर रहे हैं। एंड जिस माहौल पे अभी हम हैं, तो आगे हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखता है। द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल एंड द इंडियन गवर्नमेंट रेगुलरली मिलते हैं, एंड वो इस साझेदारी को आगे बढ़ाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। शक्ति सर, जो रिश्ता आर्थिक तौर पर मजबूत होता दिख रहा है, क्या ये जो दूसरे रिश्ते हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशन के लिहाज से, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वहां पर ये रिश्ता बहुत ही क्रूशियल रोल इस वक्त निभाता नजर आ रहा है भारत अमेरिका का, और हाल के कुछ वर्षों के बाद ये ज्यादा, मैं कहूँ कि तेज है, नए लेवल पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है? अब आप देखेंगे कि 2 दिन पहले यूएस कांग्रेस ने उनका डिफेंस ऑथराइजेशन बिल को पारित किया है। उसमें 2 कांग्रेसमैन ने एक डाला है प्रावधान, जिसमें उन्होंने चीन जो कर रहा है हिमालय में भारत के खिलाफ, उसका खंडन किया गया है, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो ये पहली बार है कि इस स्तर पर भारत के जो इंटरेस्ट हैं, जो हमारे डर कहिए या हम पर जो आक्रमण हो रहा है, उस पर इतना नजर देखा जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि दोनों देश समझ रहे हैं, धीरे धीरे, अभी भी समय लगेगा, दोनों देश समझ रहे हैं कि जिस तरह से ये चैलेंजेस हो रही हमारे पूरे इलाका में, पूरे दुनिया में, और खास तौर पर इंडो पैसिफिक में, जिस तरह चीन का उदय हुआ है और जिस तेजी से उदय हुआ है, उदय हुआ अच्छी बात है, मगर वो उदय इस तरह से हो रहा है जिस पर दूसरे देशों को वो
डरा रहा है, उनके खिलाफ आक्रमण कर रहा है, ना केवल मिलिट्री आक्रमण, कमर्शियल आक्रमण भी कर रहा है। तो उससे काफी हद तक लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कैसे किया जाए, क्योंकि हम सब चाहते हैं एक ओपन सिस्टम चाहते हैं, यूएस हो, इंडिया हो, जापान हो, ये हम सब चाहते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो, जो नीतियां बनाई गई हैं, जो कानूनें बनाई गई हैं, उसका सभी मिलकर पालन करें। अगर आपको लगे कि जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें कमी है, और हाँ अवश्य कमी है, तो उसको बातचीत से सुलझाया जा सकता है, ना कि बल के बदौलत सुलझाया जा सकता है। तो ये अगर देखेंगे तो इसमें जो हमारा रिलेशनशिप है भारत का और यूनाइटेड स्टेट्स का, जो साझेदारी बनते जा रही है, उसमें बहुत पहलू हैं। मेरे ख्याल से व्यापार का पहलू भी बहुत महत्व रखता है, निवेश का पहलू महत्व रखता है, सुरक्षा का रखता है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रखता है। तो इस सब में हमें एक साथ मिलकर धीरे धीरे आपस में जो कॉमन ग्राउंड्स हैं, जिसमें आप और हम दोनों एक बात मान रहे हैं, उसको बढ़ाना है। और जहां जहां आपस में हम मतभेद हैं, काफी मतभेद है, ऐसी बात नहीं है, उसको भी बातचीत करके सुलझाना है, एक दूसरे की बात समझना है, और जहां तक कोशिश हो एक दूसरे को एकोमोडेट करना है। तो इसलिए, क्योंकि ट्रेड रिलेशनशिप भी अच्छा जाएगा अगर ट्रेड डील हो जाए, जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा है, पीयूष गोयल जी का कल आया था कि एक ट्रेड डील भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हो सकता है, मिनी ट्रेड डील ही हो, कोई बात नहीं है, शुरुआत तो हो, तो उससे एक दूसरे में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमें भरोसा होता है एक दूसरे पर, और जब भरोसा होता है तो समझा जाएगा कि हम साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स की जहाज आया, निमिट्स सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर, तो हमारे जहाज उसके साथ चलते चलते पासिंग एक्सरसाइज कर लिए। तो ये बहुत पहलू है जिस तरह से हम दोनों देशों को साथ काम करना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम विश्व में खासतौर पर इंडो पैसिफिक में शांति चाहते हैं, तो इन दोनों देशों को और बाकी और भी कई देश हैं, इनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आनंद सर, जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से मैं कहूँ, 19-20 में जो एफडीआई का फ्लो था करीब $74 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया, और कहा जा रहा है कि ये पिछले वर्षों के मुकाबले 20% अधिक था, और 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का से अधिक का विदेशी निवेश जो है इस बीच में हुआ। अब जो सेक्टर्स हम इनवाइट कर रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिकी कंपनियां या यूरोपियन कंपनियां, मैं कहूँ, एक ऐसे बाजार, एक ऐसे देश को तलाश कर रही हैं जो कि निवेश के लिहाज से सही हो, जहां पर स्टेबिलिटी हो, जहां पर दूसरी चीजें मजबूत नजर आती हों। और ऐसे में जब पोम्पियो साहब ये कहते हैं कि भारत इंडो पैसिफिक में विश्व में अमेरिका का सबसे बड़ा और मजबूत रक्षा साझेदार है, इन दोनों को कैसे मिलाकर देखा जा सकता है और क्या संकेत है? जी, तो कल हम सबने सुना था कि माननीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स को कहा, हमारे हेल्थ सेक्टर में आइए, हमारे पावर सेक्टर में आइए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आइए। और ये समय जो है विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा समय है भारत में पूंजी निवेश करने के लिए। एंड ये पॉजिटिव एटीट्यूड और इंडिया जो यूएसए की तरफ रुझान हमारा बढ़ रहा है, हम दोनों नेचुरल मित्र की तरह है, नेचुरल एलाइज हैं, इसको लेकर के चलते हुए मुझे ये आपस में जो साझेदारी है बहुत ही वो अच्छी दिख रही है। एंड अमेरिकन इन्वेस्टर्स मोस्टली, एज हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कहते हैं कि अमेरिका और हम मोस्टली अभी तक कॉम्पिटिटर्स नहीं है, हम आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं और दोनों ही से मजबूत बनते हैं। हम दोनों उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए compete अभी ज्यादा नहीं करते, हम एक दूसरे के लिए साझेदार हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये मानसिकता सामने रखते हुए दोनों ही देश के इंडस्ट्रियलिस्ट थ्रू द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, थ्रू द इंडो अमेरिकन सीईओ फोरम जो लास्ट वीक मीटिंग हुई थी, ये सब मुद्दे रखते हुए एक बहुत ही पॉजिटिव लहर सी चली है। एंड विदेश जो अमेरिकन पूंजीवादी है, सबसे अच्छी बात जो इंडिया की चाहते हैं, यहाँ पे एक स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट है, यहाँ पे नियम अचानक नहीं बदले जाते हैं, और स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट है, रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, इन्वेस्टर्स अपील कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो। सबसे जरूरी चीज जो विदेशी
इन्वेस्टर्स को चाहिए एक स्टेबल एंड सेफ पॉलिसी एनवायरनमेंट एंड अ बिग मार्केट। ये सब चीजें इंडिया बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोवाइड करता है, एंड इसको देखते हुए अमेरिकन इन्वेस्टर्स काफी अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एंड हम बिल्कुल विश्वास करते हैं कि ये हमारी साझेदारी अभी और भी आगे बढ़ेगी। थैंक यू। मीरा मैम, दो चीजें मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है अमेरिका के साथ वहां पर काम करते हुए राजदूत के तौर पर, कि जहां तक मुझे याद पड़ता है कि पहले शायद इतने खुले तौर पर अमेरिका का सपोर्ट इंडिया को नजर नहीं आता था, चाहे वो सामरिक मसला रहा हो या आर्थिक तौर पर किसी देश के खिलाफ किसी कदम उठाने को लेकर हो। भारत की जरूरत, मैं कहूँ एक पोटेंशियल के लिहाज से अमेरिका क्या देखता है और वो किस लेवल तक अब ले जाना चाहता है, जो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हालात हैं? सामरिक तौर पे मेरे ख्याल से अमेरिका और भारत की नज़दीकियां और बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनके जो हित हैं इंडो पैसिफिक में वो मिलते जुलते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती न केवल अमेरिका के लिए, न केवल भारत के लिए, पर सारे एशिया पैसिफिक के लिए ये है कि चीन जिस तरीके से उभर के आ रहा है वो शांति के लिए अच्छा नहीं है। चीन ने न केवल भारत में इंट्रूजन्स किए हैं, पर साउथ चाइना सी में वियतनाम के खिलाफ, फिलीपींस के खिलाफ, मलेशिया के खिलाफ, और ईस्ट चाइना सी में जापान, ताइवान के खिलाफ तो काफ़ी एक्शंस लिए हैं। तो सबको चिंता है कि एक ऐसा हेगमॉन एशिया में नहीं बन जाए जो बाकी देशों को दबा के रखे, और इसमें संतुलन लाने में अमेरिका का सबसे बड़ा भाग होगा भारत, जापान, साउथ कोरिया और देशों के साथ। आर्थिक तौर पे जहां हम देखते हैं तो कुछ अड़चनें भी आई हैं, क्योंकि थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म अमेरिका में ट्रंप सरकार के नीचे बढ़ा है, और जो H-1B वीज़ाज, L वीज़ाज को लेके हुआ है कि बंद कर दिए हैं दिसंबर तक, और जो स्टूडेंट्स को लेके हुआ था पर फिर बाद में वापस ले लिया गया क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी से दबाव पड़ा, और भी GSP हटा दिया था हमारा। तो ये एक तरीके से अड़चन है जो नेचुरल फ्लो होना चाहिए व्यापार का, उसके रास्ते में आती हैं। US की भी कई शिकायत हैं, वो कहता है मार्केट एक्सेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इन मामलों में भारत एक तरीके की नेगेटिव पॉलिसीज अपनाता है। अब ये फर्क इस वजह से आता है क्योंकि दोनों देश अलग अलग स्तर पे हैं जहाँ तक डेवलपमेंट है। US एक डेवलप्ड देश है, विकसित देश है, और भारत एक विकासशील देश है, और इस वजह से हमारी नीतियां कुछ फर्क हो सकती हैं कई मामलों में। पर अगर हम ये देख के चलें कि पोटेंशियल क्या है और ज़रूरतें क्या हैं, ज़रूरत दोनों देशों को इस समय चीन पे निर्भरता कम करने की है। भारत में भी आर्थिक तौर से हम चाहते हैं कि चीन पर निर्भरता कम हो, US भी चाहता है कि एक देश के ऊपर इतनी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। वो डी रिस्क करना चाहते हैं कि और देशों में भी थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो जाए, ताकि जैसे कोविड में हुआ एकदम से सब चीज़ बंद हो गई क्योंकि चीन में सबसे पहले हुआ, वो आगे जाके नहीं हो। तो एक तरीके से ये मौका है जहां दोनों देशों को ये अड़चनों के आगे सोचना होगा और ये देखना पड़ेगा कि इनको कैसे संभाला जा सकता है, और जो पोटेंशियल है रिश्ते में उसको एक तरीके से बहने दें। शक्ति सर, जो सेक्टर्स हम अब तक देख रहे थे, जैसा कि कहा आनंद जी ने कि भारत और अमेरिका कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री नजर आते हैं ट्रेड में, जिस तरीके से अब तक हमारे आंकड़े हैं।
लेकिन जब मैं इन नए सेक्टरों को देखता हूं, चाहे वो रक्षा की बात हो, ऊर्जा की हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, जिन पे अब दरवाजे खुल रहे हैं, वीआई कैपिंग को बढ़ाया गया है, और ऐसे में अमेरिकी कंपनियों का भारत में आना इस बात पर खासतौर पर निर्भर करेगा, और क्या वाकई यहाँ पर कंपटीशन नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर अभी भी ये स्थिति नए लेवल तक पहुंचेगी? देखिए, कंपटीशन कुछ रहेगा ही, प्रतिस्पर्धा नहीं रही तो मार्केट क्या रहा। और सबसे पहले तो मगर मैं स्पष्ट जवाब देता हूँ, हमारी नीतियां में एक निश्चितता होनी चाहिए। कोई घटना हमारे यहाँ होता है, उसको हम टैकल करने लगते हैं और हम नीति बदल देते हैं। अच्छा, जो निवेश कर रहा है, जो पैसे अपने लगा रहा है, 5 बिलियन 10 बिलियन डॉलर, वो कैलकुलेट किया कि अगले 10 साल में हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, क्योंकि टैक्स हम इतना भरेंगे, इस पर इंपोर्ट दर इतना होगा, वो कैलकुलेट करता है। हम लोग थोड़े से अभी भी कुछ हमारे भी डर हो जाता है कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो हम टैरिफ बढ़ा देते हैं, या बाकी मेजर्स होते हैं, टैरिफ कोटा हो या हो, उस पर हम थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल डाल देते हैं, तो उससे उनको थोड़ी कष्ट होती है। या अपने इंटरनल रूल्स हम थोड़ा बदल देते हैं, बदलते हैं सोच करके कि ये उलझन को से हमें बाहर निकलना है, मगर उसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे क्षेत्रों में क्या हो रहा है, वो टेंशन जरूर होती है। तो इसीलिए इंडियन बिजनेसमैन यूएस के जो निवेश लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, और सरकारें मिलजुल के जो डायलॉग चलते रहना चाहिए कि एक निश्चितता आ जाए कि हम भी उनको बता दें कि देखिए इतना हम कर सकते हैं, पर जैसे मीरा जी ने कहा, हम विकासशील देश हैं, आप समृद्ध देश हैं, दोनों में बराबरी नहीं हो सकती है। तो किस तरीके से इसको संतुलन लाया जाए इस साझेदारी में, उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब यूएसए भारत में मोटरसाइकिल बेचना चाहता है, महंगे मोटरसाइकिल हैं, 25 लाख 30 लाख के मोटरसाइकिल हैं, कई 50 लाख के मोटरसाइकिल हैं। अब उसको कहने का आप रोक लगा रहे हैं, आपने टैरिफ बहुत हाई कर दिया, ऐसे इसका दाम है 25-50 लाख, आप 150% लगा देंगे तो कोई खरीदने वाला है नहीं। अच्छा, हमें भी सोचना चाहिए कि उतना महंगा मोटरसाइकिल भारत में साल में 10 बिकेगा कि 50 बिकेगा, उससे ज्यादा तो बिकेगा नहीं। तो मैंने अड़चने कई हैं दोनों तरफ से, अमेरिका तरफ अड़चन है हम सब जानते हैं, पर हमारे यहाँ भी कुछ अड़चन आ जाती है, उसको हेड ऑन हमें टैकल करना पड़ेगा, और तभी मिलके दोनों को एक दूसरे में भरोसा होगा। दोनों सिद्धांत रूप से हम एक साथ हैं कि हम रूल्स बेस्ड आधार पर चलना चाहते हैं, हमारा हित भी एक ही है, जैसे हम सब मान रहे हैं इसको, मगर जो ये अड़चने बीच में आती रहती है, बाधाएं आती रहती हैं, उसको एक व्यापक तरीके से हमें देखना चाहिए, ना केवल घटनात्मक तरीके से देखना चाहिए। अगर वो हो जाए तो मेरे ख्याल से ये रिश्तेदारी, ये साझेदारी काफी आगे बढ़ेगी, और बहुत आवश्यक है आगे बढ़ना, क्योंकि जिस तरीके से चीन उभर रहा है, जिस तरीके से वो बाकी देशों पर दबाव डाल रहा है, किसको तो फंसा रहा है ऋण दे करके, बाकी पर सैन्य बल पर दबाना चाह रहा है, ये हम सबके लिए ठीक नहीं है। हमें अगर शांतिपूर्ण दुनिया चाहिए जहां हम सबका भला हो, तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया हो, फ्रांस हो, इन सबको एक सिद्धांत के रूप में काम करना पड़ेगा कि एक दूसरे की झंझट समझे और एक दूसरे के जो मसले हैं उसका हम कोशिश करें संभालने का। मीरा मैम, अगर इन रिश्तों को देखें, और जब चीन के साथ ट्रेड शुरू हुआ था तब कुछ लोग ये कहते हैं कि उस वक्त भी ऐसी उम्मीद की गई थी कि बराबरी के साथ ट्रेड होगा, हम कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, कॉम्पिटिटर नहीं होंगे। लेकिन चीन ने धीरे धीरे पूरे दुनिया में वर्चस्व कर लिया और अपने माल से बाजारों को पाट दिया। अमेरिका के साथ लोग कहते हैं कि इस तरह का खतरा नहीं है, कि ये कितना सच रहेगा, और ट्रेड में अगला स्तर दोनों देशों के बीच में आप क्या देखती हैं? चीन के साथ या अमेरिका के साथ? अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ अमेरिका के साथ व्यापार और निवेश बढ़ता जाएगा। पता नहीं इस रफ्तार से होगा जितना कि दोनों देश चाहते हैं। वो दोनों देशों पे निर्भर है कि वो दूरदृष्टि से जो अड़चने हैं उनको संभाल पाएंगे कि नहीं। दूसरा, एक तरीके से बिजनेस क्लाइमेट के ऊपर भी निर्भर होता है। अगर हमारी बिजनेस ही नहीं लगा रही है नया निवेश भारत में, तो बाहर वाले भी थोड़ा रुकेंगे कि हम क्यों आए, यहाँ पे अभी डिमांड नहीं है। पर अगर हम एकदम से अभी अगले
साल तक नहीं देखें या अगले 7-8 महीने तक नहीं देखें, पर मीडियम टर्म में सोचें, तो मुझे लगता है ये मामला आगे जरूर बढ़ेगा। ये निवेश और व्यापार दोनों देशों के बीच आगे जरूर बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों का फायदा है इसमें, और दोनों की जरूरतें भी हैं इस समय। और हमने यानी कि सरकार ने क्या लक्ष्य तय किए हैं आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड लेवल के? पहले था कि 500 बिलियन तक करेंगे, पर वो अभी मेरे ख्याल से काफी दूर है। 145 बिलियन तक व्यापार गुड्स और सर्विसेज में हुआ है, पर बढ़ रहा है लगातार। ये अड़चनों के बावजूद, मतलब इतनी अड़चनें लगी हैं पिछले 1-1.5 साल में, इसके बावजूद व्यापार बढ़ रहा है। आनंद जी? हाँ, जैसे मीरा जी ने कहा, बिल्कुल ठीक, व्यापार हमारा बढ़ रहा है, माहौल में सुधार आ रहा है और एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ रहा है। तो सरकार एंड पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह सबको ये उम्मीद है कि हम व्यापार दोनों गुड्स एंड सर्विसेज में काफी आगे ले जाके और इसमें वृद्धि होगी। एक चीज यहाँ पे मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि ये कोरोना एपिडेमिक के बाद एक मुद्दा बहुत उभर के आया है, वो है ग्लोबल वैल्यू चेन्स। आजकल हमें सब मालूम है, गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग देशों में बनते हैं, फिर एक जगह सब सम्मिलित होते हैं और फिर उनको बेचा जाता है। तो कोरोना ने हमें सिखाया है कि अपने ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, खासकर भारत को, विथ रिगार्ड्स टू मेडिसिन, एपीआई, with regard to electronic products, with regard to auto components, with regard to fertilizers, किसी एक देश पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना है। हमें अपने सप्लाई चेन्स को ग्लोबलाइज करने हैं। तो ये भारत और इंडिया दोनों रियलाइज करती है। अमेरिकन इन्वेस्टर्स हमें बहुत हर समय प्रशंसा करते हैं कि भारत तो वैक्सीन प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है। वो भारत की तरफ देखते हैं कि हमारे वैक्सीन प्रोड्यूसर्स भारत विदेश अमेरिका की मदद करें। और हमारे भारत ने पिछले समय में अमेरिका के जो भी रिक्वायरमेंट्स थी क्लोरोक्विन की और अदर मेडिसिन, पैरासिटामोल वगैरह को दिया, तो इससे विदेशी अमेरिकन हमसे काफी खुश है। तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स को हम लोग फिर से ये साझेदारी में नई तौर से देख रहे हैं, एंड इसके कारण भी कुछ चेंजेस आएंगे। धन्यवाद। तो आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये समझाने के लिए कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड की शुरुआत जब 45 साल पहले हुई, वो किस लेवल से आज किस स्तर पर जा पहुंची है, और दोनों देश अब इसे किस नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।